जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक सारे क्वेश्चन को जरूर अटेंड करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है, ठीक है। पेपर का नाम है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्वेंट मॉडल पेपर है एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए। इसके पहले मैंने आपको एक मॉडल पेपर और दिया है, ठीक है। आप लोग पहले जान लीजिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनका पेपर कोड है पॉलिटिकल साइंस का POL 102 या फिर POL 102F हो सकता है, ठीक है। पेपर कोड कुछ भी हो, आप लोगों को सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। और ख़ास करके जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। और बात करें जितने भी उत्तर प्रदेश में कॉलेज हैं जहां आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं क्लास, आगे देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे बनता है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है ना। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और राज्य सरकार का कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो भी राज्यपाल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस बात को। चले इसमें सेकंड क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नोट्स दिए जा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिएगा, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति किस अनुच्छेद के द्वारा उत्तरदायी होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। चले और ये सारे PDF नोट्स आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप सारे PDF नोट्स डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चले और ये मॉडल पेपर आपका दूसरा है, इसके पहले मॉडल पेपर 1 मैंने दे दिया है। यूनिट 1 मैंने कंप्लीट कराया था, सारे यूनिट मैंने कंप्लीट नहीं कराए क्योंकि अप्रैल में ही एग्ज़ाम है। मॉडल पेपर में सारे यूनिट को कवर करके मॉडल पेपर आप लोगों को सेट करके दे रहा हूँ और क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चले तीसरा क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नोट्स दिए जा रहे हैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद के सदस्यों का गठन निम्न प्रकार से होता है, कैसे। तो 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाएँ, जिला परिषदें आदि द्वारा चुने जाते हैं। जो 1/3 सदस्य हैं ये राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो 1/2 सदस्य था आपके ऑप्शन में, ठीक है, ये शिक्षकों, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा चुने जाते हैं। जो 1/12 सदस्य हैं, सॉरी 1/12 सदस्य हैं, ये जो सदस्य चुने जाते हैं ये स्नातकों यानी कम से कम 3 साल पुराने डिग्री धारक द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य, ठीक है। चले और इसमें जो 1/6 सदस्य हैं दोस्तों, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। चले बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है दोस्तों, लास्ट तक अटेंड करेंगे, मज़ा आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब जो नोट्स हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखें
राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है राज्यसभा कैसा सदन है। एक अस्थाई सदन है, जिसका मतलब है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्यों से उनकी जगह ली जाती है, ठीक है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, किसको समाप्त किया जा सकता है? समाप्त के बारे में पूछ रहा है, तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तराखंड, इन चारों राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? बताइए, विधान परिषद किसमें नहीं है? बिल्कुल उत्तराखंड में आपका विधान परिषद नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा का ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा है? तो 25 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, आप लोगों को भी बताना जरूरी है, ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो मैं आपके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करके बताएंगे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? तो यह संसद है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का, या फिर संसद के दोनों सदनों का, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो संसद के दोनों सदनों के पास होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उनका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में, ठीक है। अब जो राज्यसभा है, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है, वह केवल सिफारिशें कर सकती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है संसद का अर्थ है, तो संसद का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। कैसे सर जी ये बता दीजिए, एक्सप्लेन करके बताएंगे, ध्यान से सुनिए। संसद का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में निम्नलिखित 3 घटक शामिल होते हैं। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है लोकसभा निचला सदन, और राज्यसभा होता है राज्यसभा उच्च सदन। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेगा, जिसे लोकसभा में बहुमत दल के जिसे लोकसभा में बहुमत मिलता है पूर्ण रूप से। ठीक है, यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा या राज्य विधानसभा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है, एक विधायी प्रक्रिया है, कार्यकारी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ बता दे रहा हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जो हैं ये प्रथम महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और ये राज्यपाल 2004 से 2007 तक थी राजस्थान में। ठीक है, पूछा जाता है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकता। कौन भाग नहीं ले सकता है, तो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भाग ले सकते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकाल की शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। गुरुजी, भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, और इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अनुच्छेद 352 किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह आपातकाल शुद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जा सकता है। राज्य आपातकाल यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। यह आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। ठीक है, तीसरा देखिए वित्तीय आपातकाल, यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यह आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश या देश के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है। ठीक है, चले, और ये सारे नोट्स पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से
किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो जो उत्तर प्रदेश है हमारा सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब कितने लोकसभा के प्रतिनिधियों को भेजता है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या फिर राज्यपाल? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, राष्ट्रपति कर सकता है। चले फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि इस समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संसद का अधिवेशन न होने के स्थिति में किसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आप लोगों से पूछा जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किसके कानूनों के समान ही प्रभावशाली होते हैं? आयोग के कानूनों के समान प्रभावशाली होंगे, संविधान के, संसद के, या इनमें से कोई नहीं? संसद के कानूनों के समान प्रभावशाली होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, ठीक है। राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए चारों ऑप्शन में भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं लेकिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि आपको कवर कराना भी मुझे ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। चलिए और आप लोग मेंटली इतना डेवलप हो गए हैं कि आप लोग एक ही बार में क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब ये ऑप्शन में आ जाएगा, तुरंत आप इस तरह से अपना गोला लगा सकते हैं, ठीक है, OMR शीट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन देखें मॉडल पेपर जो होते हैं कम से कम 2-3 बार देख लीजिए अगर आपके पास समय है तो, ठीक है ना। चले मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था, किस केस में यह कहा था? तो मिनर्वा बिल्स वाद में कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, ठीक है। कब की थी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में भारत सरकार को नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लिए सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो 1976 में, ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। और संविधान में जो मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था 1976 में, वो मूल कर्तव्य कौन से थे? ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ पर केवल इतना जान लीजिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अभी आगे आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए। देखिए संपत्ति का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब कानूनी अधिकार है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। अब ध्यान से देखने का इसे प्रयास करिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए संपत्ति का अधिकार अब कानूनी है, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के सामने समानता का अधिकार, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक है, आर्थिक है, सामाजिक है या फिर राजनीति है? तो विधि के सामने जो समानता का अधिकार है वो नागरिक अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान के भाग में उल्लेखित है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल भाग 4 में है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का। चले बहुत अच्छे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। ठीक है, अब यहाँ जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं इसको बाबू ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP से संबंधित है। ठीक है, आज 2-3 बार हमसे गलतियां हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चले 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम यानी छुआछूत अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो 1995 में जो पारित हुआ था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, इसको दोस्तों वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसको डिटेल्स जान लीजिए। ठीक है, देखिए संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है, चले संशोधन 1976 में किया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं भी आपको गलत लगता है क्वेश्चन, तो आप लोग इस नंबर पर हमसे स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को जो आंसर की है उसको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है ना। 7607574584 इस पर आप लोगों का अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। एग्जाम के बाद कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको, किसी भी कोई तरीके से कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है BS सेमेस्टर वाला चैनल की तरफ से। ठीक है ना। चले सारी चीज़ें फ्री में है। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती हैं? तो विवाह समझौता और हानि पर विधि बना सकती हैं। बिल्कुल। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं पर भी, आपराधिक कानून और क्रिया विधि पर भी। ठीक है ना, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। क्या परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। नागरिकों को प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा। ठीक है, चले देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं कई सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, कहाँ गया वो क्वेश्चन? चले मैंने 42 पढ़ा दिया। नागरिकों को प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यहाँ पर यही दिया गया था। ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंगे आप लोग। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है? तो भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भाग 3 में है, तो अनुच्छेद कितना है? ठीक है, ये भी तो पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 3, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? भाग 3 को। ठीक है ना। मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। भारत का संविधान का भाग 3 के किन किन, आज बहुत सारी गलतियां हो रही हैं पता नहीं क्यों। चले 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का भाग 3 के किन किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 ऊपर मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलिए पूरे डिटेल से मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। कितने भी डीपली पूछेगा आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 13 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा और उन पर प्रतिबंध है।
अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, जिसे समता का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन संघ बनाने की ये सभी स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 23 से 24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है, बाल श्रम व मानव तस्करी पर प्रतिबंध है, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है। अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार आपको मिलेगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, कानून के समक्ष समानता वर्णित है। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 14। आपने अभी पढ़ा, बिल्कुल अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता वर्णित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में समानता वर्णित है। अनुच्छेद 15 में वर्णित है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में समानता अनुच्छेद 15 में वर्णित है, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद का अधिकार वर्णित है? 24, 26, 28 या 30? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अनुच्छेद 26, ठीक है, अनुच्छेद 26 का जो अधिकार है वो वर्णित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चले, (48) हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है संसद है, संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है या भारतीय राष्ट्रपति? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है भैया? सर्वोच्च न्यायालय करता है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, संविधान के भाग चतुर्थ क यानी भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए थे और दिए गए हैं? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और थे, ठीक है। तो संविधान के भाग चतुर्थ क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए थे? 10 मूल कर्तव्य आपको दिए गए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। और कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। देखिए, 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बताता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? तो 12 राज्यों पर लागू हो रहे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन 2022 और 2023 2 साल ये क्वेश्चन पूछा था डीडीयू में, और दोनों साल आपके आंसर शीट में 11 दिया है, लेकिन 12 आपका राइट आंसर है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 371 के उपबंध में कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? 12। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न उपबंध 12 राज्यों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 371 के अलग अलग उपबंध हैं, जैसे 371 ए से 371 जे तक विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं। ये राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं देखें आप लोग, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, 12 राज्यों को, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 30 में, 32 में, 35 या फिर 40? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस में वर्णित है? अनुच्छेद 32 में वर्णित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 52 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना कहलाता है पेशी, आत्मसमर्पण, निमारक निरोध या बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, आज पता नहीं क्या हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमारा मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अभी आपने क्या पढ़ा, कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों की भाषा ठीक नहीं है तथा ये बहुत विस्तृत है, कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट आइवर जेनिक्स का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो तीसरा नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देशिका है तो संविधान का भाग है उद्देशिका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पूछा जा रहा है आपसे कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयोजित हुआ था यह मुंबई में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और सारे मॉडल पेपर जरूर आप लोग कवर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो WC बनर्जी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे, कौन थे भैया? बिल्कुल BD सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था कहाँ पर? अमरावती, बेलगाम, कराची या नागपुर? बेलगाम में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है ना। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता लेने का निश्चय किया, कब किया बताइए? बिल्कुल 31 दिसंबर 1929 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। डेट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की 2 अध्यक्षता है, वो की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? समानता, अखंडता, बंधुत्व या संप्रभु? इन चारों में से कौन सा शब्द है दोस्तों जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बिल्कुल अखंडता शब्द आपका शामिल नहीं था, क्योंकि अखंडता शब्द आपका बाद में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? देखें, सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द शामिल नहीं था, जिसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, प्रभुता संपन्न, समाजवादी। तो प्रभुता संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष संविधान के उद्देशिका में है, लोक कल्याण जो है नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पहली बात,
जितनी भी आज हमसे गलतियाँ हुई इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पता नहीं ऐसा किसी दिन ऐसा हो जाता है कि पढ़ने में कई सारी गलतियाँ हो जाती है, तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे आज के लिए, ठीक है। चलें, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़, देखें सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा क्लास तभी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इसे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलें, ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सर्वप्रथम दिया? तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है स्वराज पार्टी ने दिया था 1934, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।